नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। इसी इसी के साथ आइए स्वागत कर लेते हैं अपने आज के अतिथि व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, स्वागत है, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्ते। जय सिया राम। जी, जय श्री राम। दर्शकों, कहते हैं कि बोहनी खराब हो जाना, यानी कि शुरुआत में ही किसी काम में बाधा आ जाना या किसी काम का न होना। सिर मुड़ाते ओले पड़े, ये भी कहा जाता है। ये तमाम कहावतें इस समय कांग्रेस के आसपास हैं और कांग्रेस के सदारत में जो एक गठबंधन बना है, जो मोदी के सामने 2024 में दम भरने की तैयारी कर रहा है, इंडिया अलायंस। इंडी अलायंस की पहली रैली अनाउंस की गई थी। और कब अनाउंस की गई थी? बाकायदे शरद पवार के घर में उसके समन्वय समिति की जो बैठक हुई, जिसके कि सबसे बड़े चर्चित फैसला ये रहा कि करीब 14 पत्रकारों का बहिष्कार वहां से आया, इमरजेंसी की याद दिलाते हुए कांग्रेस वाली। तो वहां शरद पवार की घर पे जब मीटिंग हुई तो उसमें ये भी हुआ कि साहब भोपाल में इंडी की पहली रैली अक्टूबर में होगी। लेकिन अब समाचारों में आ रहा है कि वो रैली नहीं होगी। व्यालोक जी, जी साहब बच्चा पैदा हुआ, किलकारियां मनाई गई, नामकरण हो गया, अन्नप्राशन वगैरह भी हो गया। अब ये बकैया बकैया चलने की जब बात आई तो बच्चे के घुटने टूट गए। ये क्या खबर है सर? नहीं, उसमें एक सुधार है कि ये लोग नामकरण और अन्नप्राशन नहीं कराते हैं। बच्चे का जब खतना या बपतिस्मा होना था तभी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये लोग वही दोनों कर्म करा सकते हैं। बाकी ये लोग नामकरण अन्नप्राशन ये सब नहीं कराएंगे। अच्छा, बहरहाल ये हुआ है। ये पॉइंट आपका इंटरेस्टिंग है। जी, बहरहाल हुआ ये है कि प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही निवाले में मक्खी पड़ गई है। और ये वैसे नहीं पड़ी है, मतलब आप देख लीजिए कि मैंने आपसे एक बार कहा था बातचीत में कि ये जो अलायंस है सो कॉल्ड, इनके दोगलई और थथरई की कोई सीमा नहीं। परसों चौथे रोज इस ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे, चुनावी सभा थी, और उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने भाजपा को तो जो कहा सो कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी पर भी भरोसा मत कर। या तो इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, या ये जनता को इतना मूर्ख मानते हैं आज के युग में भी, जब हर एक चीज एक उंगली के इशारे पर आपके फोन पर है। इतना मूर्ख मानना जनता को ठीक नहीं है कि आप जिसके साथ गठबंधन में हैं, लड़ रहे हैं, आप जाके उसी के खिलाफ कहते हैं कि उनकी गारंटी पर, तो फिर किसकी गारंटी पर भरोसा करेगा? तो ये हुआ थेथरई का प्रकांड नमूना। अब मैं आपके जाने दर्शकों श्रोताओं को बताऊंगा कि वह रैली जो प्रस्तावित थी वह कैसे रद्द हुई और एग्जैक्टली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। हालत यहां तक थी कि जो प्रदेश प्रभारी हैं, यानी सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला को सोनिया माइनो ने भेजा है, उनको यह खबर नहीं थी कि रैली रद्द हो गई है, या रैली रद्द थी तो भी वह बचाना चाहते थे, क्योंकि पत्रकार उनसे बार बार पूछ रहे थे कि भाई आपकी रैली का क्या होगा। और जो हर एक कांग्रेसी नौकर के पास एक रटा रटाया जवाब होता है कि आला कमान तय करेगा, जैसे ही खबर मिलेगी हम आपको सूचित करेंगे, वही जवाब सुरजेवाला दे रहे थे। और इससे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के स्वयंभू प्रत्याशी हैं कमलनाथ, वह स्वयंभू ही है, क्योंकि कांग्रेस में तो आला कमान तय करता है और वहां तो ऐसी कोई परंपरा है नहीं कि पहले से तय हो। तो वह जो थे, उनको यह रैली रद्द हो चुकी है या होनी चाहिए ऐसी संभावना दिख रही। इन लोगों ने एक शानदार होटल में पत्रकारों को बुलाया और जाहिर तौर पर पत्रकारों ने सारे सवाल पूछने शुरू किए सनातन धर्म से रिलेटेड। मैं उसको विवाद नहीं कहूंगा, सनातन धर्म पर जो कीचड़ उछालने का काम इन्होंने शुरू किया है, जो बिहार से शुरू हुआ, यूपी की मानिंद चला और दिल्ली सीधा पहुंचने की बजाय दंडकारण्य पहुंच गया। दक्षिण के नाबदानी कीड़े ने फिर उसमें हवा दी और इस पूरी कवायद को एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस की शाह है और कांग्रेस की शाह है। और इसीलिए
पत्रकारों ने लगातार सवाल पूछे कि आपका इस पर क्या है, और उस पर सीधी सी बात थी। 3 या 4 मिनट के बाद वहां माहौल ये हो गया कि रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ ने घोषणा कर दी कि अब हो गई बातचीत, क्योंकि उनके पास हर एक सवाल का जवाब था कि इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे। हमारे पास रणदीप सुरजेवाला ने वहां एक चुटकुला भी सुनाया, मैं आपको सुना देता हूं, आपके मार्फत दर्शकों को भी। उन्होंने कहा कि मैं गीता की भूमि से आया हूं, तो मेरे पास अर्जुन की आंख है और मेरी आंखें केवल लक्ष्य पर टिकी हुई हैं। इस चुटकुले को सुनकर आप क्या कहेंगे? दोगलई और थेथरई, ये दोनों चीजें जो हैं वह कांग्रेस और इंडी अलायंस के हर एक घटक के पास कूट कूट कर भरी पड़ी, चाहे वो ब्रह्मांड के एकमात्र ईमानदार मुख्यमंत्री हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कांग्रेस हो, और डेंगू मलेरिया कोरोना की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, जो दक्षिण की पार्टी है डीएमके, उसकी तो कोई बात ही नहीं करनी हो चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इनकी इसी थेथराई से जनता, आप छत्तीसगढ़ में एक रैली कर रहे हैं, केजरीवाल ने रैली की छत्तीसगढ़ में, और वह कह रहे हैं कि कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा मत करना। कैसा अलायंस बनाया है तुमने? जनता को मतलब क्या समझ रहे हो? जनता के माथे पर कुछ लिखा हुआ है क्या? आज के दौर में जब हर एक सूचना, हर एक वीडियो एक उंगली के इशारे पर मौजूद है, तुम कह रहे हो कि हम पूरे देश को बदल देंगे जी, फांसीवाद से लड़ लेंगे, फलाना से लड़ लेंगे। हालांकि तुम्हारा एजेंडा एक ही है कि मोदी जी को हटाओ, लेकिन सवाल यह है कि तुम्हारे अपने अलायंस में तुम जब छत्तीसगढ़ पहुंचते हो तो कहते हो कि कांग्रेस की गारंटी नहीं चाहिए, तो गारंटी किसकी होगी और कैसा अलायंस है? उसी तरह की घटना इन लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई, और विद इन 5 मिनट्स इन लोगों ने घोषणा कर दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, तो ये जो बातचीत हुई है, कमलनाथ ने जो घोषणा की है, वह डायस पर नहीं हुई है। जब कमलनाथ निकलने लगे हैं और पत्रकारों ने उनको घेर लिया है, और कमलनाथ इनफैक्ट कमलनाथ बेचैन भी थे, लेकिन सुरजेवाला को चूंकि अभी आलाकमान का आशीर्वाद प्राप्त है, वह कर्नाटक के प्रभारी भी थे, और कर्नाटक में तो इन लोगों को मैग्नम ओपस टाइप की जीत मिली है, जैसे जवान और पठान सुपर डुपर हिट हुई है, उसी टाइप से कर्नाटक में भी ये लोग सुपर डुपर हिट हुए हैं। तो सुरजेवाला को रोकने की हैसियत कमलनाथ के पास भी नहीं है, क्योंकि अभी वो ब्लू आइड बॉय हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के। तो सुरजेवाला लगातार वही घिसा पिटा बयान दोहराते रहे कि हम करेंगे, आएगा, लेकिन कमलनाथ को जैसे ही मौका मिला, आप देख लीजिए कि कांग्रेस के अंदर की क्या हालत है कि उसका जो प्रभारी है प्रदेश का, उसको कोई खबर नहीं है, और कमलनाथ ने सीधे नीचे उतर के घोषणा कर दी कि वह रैली नहीं हो रही है, वह रैली रद्द हो गई। ठीक बात। और यहाँ आपने जब कहा कि एक तरफ प्रभारी और दूसरा मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा कमलनाथ और सुरजेवाला, इन दोनों में इतना तफरका है, लेकिन उसी के साथ एक बात तो और जरा इन लोगों से ऊपर चली जाती है और मध्य प्रदेश से ऊपर जाती है कि शरद पवार के घर में जब बैठक हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो उसमें बाकायदे कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो ये जानकारी दी थी कि साहब अक्टूबर में भोपाल में रैली होगी, और जो है प्रभारी को जानकारी नहीं होती। तो ऐसे में शरद पवार या बाकी जो इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसने 12-14 पत्रकारों के बहिष्कार का भी एक जुमला फेंका है, तो इनके यानी कि कोऑर्डिनेशन करने वाली कमेटी में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम जब आप देखेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, और इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक ही चीज में कोऑर्डिनेशन है, वह है सनातन पर हमला करने की। आप जो भी नाम इनके उठाइए, आप देख लीजिए, उसमें जिस भी पार्टी के लोग हैं, उसमें डेंगू मलेरिया कोरोना पार्टी के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं, उसमें केजरीवाल की जो पार्टी है प्राइवेट लिमिटेड, उससे कौन आदमी गया है, उसमें जो अखिलेश बाबू की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है समाजवादी पार्टी, उससे कौन आदमी गया है, आरजेडी से कौन गया है। और आप देखिए तमाम ऐसे छटुए दल और छटुए लोग हैं जो केवल और केवल सनातन विरोध को अपना लक्ष्य बनाए हुए। मध्य प्रदेश की आबादी जितनी है,
मध्य प्रदेश के वोटर्स जितने हैं उसमें 95% लगभग जी। हिंदू आबादी है, सनातनी लोग हैं। और चूंकि सनातन ने सिखाया है कि अपने धर्म के लिए जान दे देनी है, लेकिन दूसरों की जान लेनी नहीं है। और यही सबसे बड़ा फर्क है जो दो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, जिनको बाद में मजहब और रिलीजन का रंग दिया गया बाकायदा बैठकर, वरना जिनका पूरा इतिहास कत्लो गारत और खूंरेजी के अलावा कुछ नहीं है, उनमें और सनातन धर्म में केवल और केवल यही फर्क है कि हम खुद मिट जाते हैं लेकिन दूसरों पर हमला नहीं करते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जनता को याद नहीं, तो जवाब तो मिलेगा, करारा बिल्कुल ठीक जवाब बात है। मिलेगा। और कमलनाथ को यही डर था और अंततः यही। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ आप देखिए तो जब आप लोकसभा में कोई इंडिया अलायंस नाम की चीज लेके आ रहे हैं और मोदी के सामने लड़ने की तमन्ना बना रहे हैं, ऐसे में आपका पहला प्रयोग उस मध्य प्रदेश में फेल होता हुआ दिख रहा है जहां की आप एक अपने बदले चेहरे के हिसाब से लड़ना चाहते हैं। आखिर यह मान लिया जाए कि सनातन की बेइज्जती की जो गेंद बिहार ने पहले उछाली, मध्य प्रदेश में तो अभी ऐसी कोई चीज नहीं आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसको लपका। शुरुआत में अखिलेश यादव को बड़ा मजा आया, उसके बाद जो है वो डीएमके यानी स्टालिन तक पहुंचा। तो क्या ब्यालोक जी अब ऐसा लगता है क्या, ये जो भोपाल में हुआ है कि रैली रद्द हो गई और मुंह पे थप्पड़ मार दिया है, और बाकायदे उसमें औपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व ने, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने ये असमर्थता व्यक्त की कि रैली हम आयोजित नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात यह है कि क्या एक अकेले इंडिया अलायंस सिर्फ कांग्रेस की है? अगर नहीं तो बाकी दलों का क्या है? स्टालिन पर अब औपचारिक रूप से कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ये तमाम सवालों, और दूसरा ये, क्या बीजेपी के ट्रैप में फंस गई क्या कांग्रेस एक बार फिर? नहीं, इसको मैं बीजेपी के ट्रैप में फंसना नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि वह उस पिच पर खेलने उतर गई जो, आप देखिए, हाँ। कोई काम सायास होता है और कोई अनायास होता है। आप सांस लेते हैं वह अनायास है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी होती है, लेकिन आप 300 बार दंड बैठक करें तो वह सायास करना होगा। कांग्रेस मूलतः और मुख्यतः वेटिकन चालित एक संस्था है। इसमें अगर किसी को कोई संदेह है तो फिर मुझे उसको कुछ नहीं समझाना है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा इतिहास वही, एओ ह्यूम से लेके सोनिया माइनो तक, वह केवल और केवल सनातन विरोध की जमीन पर फला फूला, खाद दी उसने, और उसको सनातन विरोध ही करना है। सत्ता से दूरी, कांग्रेस का चरित्र देखिए, पहला सनातन विरोध, दूसरा सत्ता से दूरी उसको बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए सत्ता पाने के लिए वह कुछ भी करे। तो राहुल गांधी कभी दत्तात्रेय कुल का बालक बन जाता है, कभी सोनिया माइनो प्रियंका वाड्रा को सरस्वती पूजा के दिन पीले फूल देने लगती हैं। मैं बार बार मुझे दो शब्द याद आते हैं, दोगलई और थेथरई। और तीसरा, झूठ बोलते वक्त आप भूल जाते हैं कि आपने क्या पिछली बार कहा। प्रियंका वाड्रा जैसे भूल गई कि उसने जब अपने कश्मीरी ब्राह्मण होने का हवाला देते हुए प्याज और लहसुन हटाया अपने खाने से, तो उसका भाई जो है राहुल गांधी, और गांधी है वह, खुदा खैर करे, तो राहुल गांधी जब मटन लेके गया जो इन लोगों ने पटना में बनाया था, किसके साथ बनाया था वो पूरी दुनिया जानती है, सजा याफ्ता, बाकायदा कोर्ट से घोषित अपराधी जो अब चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, उसके साथ बनाया, लालू यादव के साथ बनाया, और कानूनी रूप उसको से लेके गया। राजनीतिक अयोग्य, क्यों ये कहा कानूनी जाएगा तौर ना पर लालू जी के बारे में? राजनैतिक अयोग्य बिल्कुल कहा जाएगा। और बिल्कुल इतना ही नहीं कहा जाएगा, अपराधी कहा जाएगा, जिसको सजा मिल चुकी है, सजा याफ्ता अपराधी, वह बिल्कुल। सजा याफ्ता है। और उसके यहाँ से आप मटन ले जाते हैं, तो झूठ बोलने में और दूसरे दोगलई और थेथरई में आपने, आप देखिए कि ये जो पूरी सनातन की पृष्ठभूमि जो चली है वह क्यों चली है और कैसे चली है। तो भाजपा किसी को ट्रैप में नहीं फंसा रही है, और दिक्कत यह है
कि इस देश की आम जनता जब इनको जवाब देती है तो ये कहते हैं कि भाजपा आईटी सेल कर रही है, जबकि इनको आईटी सेल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। उसमें कुल मिला के 200 से ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं, और आईटी सेल में इतनी बंदिशें होती हैं कि आप फलाने को श्री लिखेंगे, आप उसको गाली नहीं देंगे, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, आप अभद्र भाषा में नहीं लिखेंगे। इतने लेयर्स से कोई भी कमेंट या कोई भी ट्वीट गुजरता है, तो मूर्खों को आप पैसा दे दिया कीजिए, समझाया मत कीजिए। तो पहली बात ये। दूसरी बात यह कि सनातन विरोध और सत्ता से दूरी, इस दोनों में कैसे सामंजस्य करें। तो कभी राहुल गांधी लटपटाते हैं धोती में तिरुपति में, कभी त्रिपुंड लगा लेते हैं, नहीं शोभा देगा ना। आप अगर सियार हैं और आप नाली में गिर गए हैं नील के हौद में, और आपने घोषणा कर दी कि मैं जंगल का राजा हूं, तो नहीं होता है। मोदी जी कभी धोती में लटपटाते नहीं है, या मोदी जी वह कभी त्रिपुंड लगाते हैं तो वो मतलब ऐसा नहीं लगाते हैं कि असहज नहीं होते, लगे कि वह थोपा हुआ है, असहज नहीं होते हैं। अब मैं मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, जैसे कई लड़कियां होती हैं कि छोटे कपड़े पहन के और बार बार पीछे से खींचे जाती हैं, भाई मत पहनो ना। तो राहुल गांधी उस लड़की की तरह हैं जिनकी टी शर्ट और जीन्स के बीच थोड़ा नहीं ज्यादा फासला हो गया है, और वह बार बार उससे अपने अंतरंग वस्त्रों को छुपा रहे हैं। यह पूरा मामला है। लेकिन मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं है कि जनता आपको कह नहीं रही है, इसका मतलब यह नहीं कि जनता समझ नहीं रही। और यही इनकी दिक्कत है, ये बार बार जनता को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे इनके सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हो, चाहे इनका आईटी सेल हो, चाहे जो भी हो। जैसे मुझे याद है कि इनके किसी नेता ने कहा था कि बीजेपी को जो वोट दे रहा है वो हिटलर का साथी है। अरे तो मतलब कल को बीजेपी वाले कहने लगे कि भाई कांग्रेस को जो वोट दे रहा है वो आपातकाल के समर्थक हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। जो अभी इन्होंने 14 पत्रकारों को बहिष्कृत किया जी, आपको याद होगा कि एनडीटीवी से संबित पात्रा को लगभग निकाल दिया गया था, एक बेइज्जत करते हुए, बिल्कुल बेइज्जत करते हुए। इसके बावजूद संबित पात्रा जाते रहे, संबित पात्रा नहीं गए तो दूसरे भी गए जिन लोगों ने बुलाया। लेकिन वो आपका जो दोस्त है रवीश कुमार पांडे, वह रवीश पांडे लगातार क्या रोता है, मुझे 7 सालों तक इन लोगों ने बहिष्कृत किया। तू कौन है भाई? तू है कौन? मतलब देश के प्रधानमंत्री को कोई काम नहीं है। मतलब मोटा भाई स्कूटर चलाते थे और पीछे पाना पेचकस लेके हमारे प्रधानमंत्री बैठते थे और जाके देखते थे कि 9 बज गया, चलो चलो जिस जिसके घर में केबल है काट दो, क्योंकि रवीश पांडे आ रहे होंगे। डर गया है। अच्छा पूरी सरकार इनसे डरी हुई थी जी। अच्छा व्यालोक जी, यहाँ एक रैली रद्द हुई जो होने वाली थी। चलिए ठीक है, रैलियों का रद्द होना कई वजह से होता है, कई बार मौसम की वजह से हो जाता है, कई बार नेता नहीं पहुंचता है तो हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा ही कुछ मान लें तो भी क्या आप ये मानते हैं कि सनातन पर लगातार हमले इंडी गठबंधन को देश के सामने लगातार एक्सपोज करते जा रहे हैं? और इसी के साथ मेरा जुड़ा हुआ एक सवाल और होगा कि क्या ये सब जानते बूझते, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ के ये इंडी नाम का संगठन बनाने वाले तमाम और दूसरे दल हैं, उन्होंने ये निश्चित कर लिया है पानी पी के निश्चिंत होके कि हम तो सनातन को गरियाएंगे, सनातन को जो गाली देगा उसके साथ खड़े नजर आएंगे, चाहे हमारा जो कुछ भी हो। देखिए इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब जनता खुद दे रही है। एक्सपोज तो ये बहुत पहले हो चुके हैं, इसीलिए 54 पर सिमटे हुए हैं। कभी 42 जाते हैं, कभी 54 जाते हैं। और आप भाजपा का ग्राफ देखिए तो वह 2016 से सीटें उसकी बढ़ ही जाती हैं। और इस बार विपक्षी जितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं ये लोग 350-400 सीटें न दे दें। विपक्षियों की मेहनत से भाजपा वाले कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको तो अभी खबर भी नहीं है। वो तो अभी ठीक है, चलो इलेक्शन आएगा देख लेंगे जो भी होगा। एक्सपोज ये बहुत पहले हो चुके हैं, हर एक मामले में हो चुके हैं।
और खास तौर से सनातन के विरोध में तो इन्होंने नए नए कीर्तिमान बनाए। क्योंकि आप देखिए कि किस किस ने क्या कहा। जब डीएमके के उस नाबदानी कीड़े ने, डेंगू मलेरिया कोरोना के नाबदानी कीड़े ने जब सनातन के विरुद्ध वह घटिया बयान दिया, जब सनातन को इरेडिकेट करने की बात कही, यानी सीधे तौर पर 100 करोड़ सनातनियों के उच्छेद का आह्वान किया, तो पहला बयान किसका आया? पहला बयान उस पर आया मनोज झा का। कौन है वो? लालू यादव का नौकर है और आरजेडी का सो कॉल्ड नेता है। दूसरा बयान किसका आया? ए राजा का आया, उससे भी घटिया बयान। तीसरा बयान किसका आया? फिर से बिहार के कुछ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का आया। और उसके बाद कड़ियां जुड़ती चली गई, आप देखते जाइए एक के बाद एक। और नीतीश कुमार ने क्या किया? बस खुद को अलग कर लिया, कहा कि ऐसे बयानों की जरूरत नहीं। न उस बयान की निंदा की, न उस बयान के विरोध में कहा कि हम कम से कम इस पार्टी को हटा देंगे। उस पार्टी के हटाने से बहुत फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस तो लड़ेगी ही, और तमिलनाडु में कांग्रेस को थोड़ी बहुत सीटें मिलती ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको हटा देने से इनका अलायंस बहुत कमजोर हो जाता है या बहुत खतरे में पड़ जाता है। लेकिन चूंकि सनातन विरोध इनकी रगों में है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या ये जानबूझकर कर रहे हैं, बिल्कुल जानबूझकर कर रहे हैं। आप भूल गए हैं तो मैं याद दिलाता हूं कि सोनिया माइनो के काल में जब वह प्रधानमंत्री थी, और दर्शकों में बार बार हर एक बार मैं किसी भी मंच पर होता हूं तो मैं कहता हूं कि सोनिया माइनो प्रधानमंत्री थी। ये अच्छा क्योंकि आप उस समय मनमोहन सिंह जी बेचारे की भाव भंगिमा देखिए। कोई भी विदेशी डेलीगेट आता था तो सोनिया पहले मिलती थी, मनमोहन जी बेचारे दरबान की तरफ पीछे खड़े रहते थे, और एक के साथ नहीं है, हर एक। तो जब वह प्रधानमंत्री थी तो एक बिल लाने की पूरी तैयारी हो गई थी, लक्षित हिंसा विधेयक जो था। और उस विधेयक का मूल क्या था कि पूरे देश में कहीं भी कोई बवाल होगा तो दोषी केवल और केवल हिंदू होगा। बहुसंख्यक के नाम से उसमें डाल दिया गया था। ईश्वर इस देश को, हिंदुओं को, सनातनियों को बचा रहा है, वरना कहीं कोई चांस ही नहीं है। 91 में इन लोगों ने पूजा स्थल अधिनियम लाया, जिसके मुताबिक अब कोई हिंदू किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना दावा नहीं कर सकता है। जो अभी हाल में श्री राम जन्मभूमि की जब खुदाई हुई है तो जो पत्थर और मूर्तियां निकली हैं, और ये इतने दोगले हैं कि सपा का वो नेता शफीकुर रहमान वर्क बोलता है कि हम लोग मुसलमान तो ऐसे मस्जिद बनाता नहीं। जहां भारत में कम से कम 30,000 मस्जिदें ऐसी बनी हुई हैं जो मंदिरों को रौंद कर बनी है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली की है, वह पूरा का पूरा, वहां तो एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़कर यह बनाया गया था। तो मैंने कहा ना कि दोगलई और थेथरई की कोई सीमा नहीं है। तो वो विधेयक लाए 95 में, ये क्या लाए 95 में, ये लाए वक्फ एक्ट, जिसके तहत मेरे घर पर, मैं अभी बैठा हूं, वक्फ का कोई नुमाइंदा आकर ये कह सकता है कि भाई ये मेरी संपत्ति है। तो ये धारा एकदम सहज गति से चल रही है। सनातनी इसको समझें या न समझें, या जैसे भी, अभी भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे इस एनडी अलायंस के दौर में है, बहुत को मोदी जीवा से प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मोदी जीवा ने किसके खेत में हसुआ से काट लिया है धान गेहूं, मुझे नहीं पता। लेकिन यह तय है कि सनातन विरोध कांग्रेस और उसके तमाम लघुए भगुओं का एकमात्र उद्देश्य है, और सनातनी इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो उनका विनाश तय है। ठीक बात आपने इसी के साथ जो आपने चिंता व्यक्त की कि सनातन का लगातार अपमान, सनातन के खिलाफ जहर उगलना, ये तो साफ दिखाई दे रहा है इंडिया अलायंस का। और शायद यही एक वजह रही कि अब ये मैसेज और क्लियर हुआ है कि शायद ये किसी हद के
किसी दर्जे के अपने हो रहे नुकसान को भी दांव पर लगा के इस जहर बोने को आमादा है सनातन के खिलाफ। लेकिन व्यालोक जी, आपने बीच में एक सकारात्मक बात भी कही थी कि न जाने कैसे परमेश्वर बचा रहा है। तो हो सकता है कि 2014 से जो भाई आज के समय में उँगली का विधान है, उँगली से ईवीएम की बटन दबाना है और लोकतांत्रिक की जिस व्यवस्था को हमारे देश ने अपनाया है, तो उसमें हमको जो है कहते हैं ना कि उँगली दबाओ और क्या मजा है जान जाओ। तो यही सद्बुद्धि है, हाँ, यही हो सकता है ईश्वर का आशीर्वाद हो। अभी इन लोगों ने एक फिल्म में अपने कारकुन से वो काफी लंबा एक मोनोलॉग भी करवाया है शाहरुख खान से, उंगली हम्म। दबाओ और उंगली सोच के दबाओ। तो मुझे तो लगा कि कहीं शाह जी ने उसको सेट तो नहीं कर दिया था, क्योंकि वो मोनोलॉग बिल्कुल सही उतरता है कि उंगली ठीक से करो। उंगली ठीक से करो, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जनता जिस तरीके से 2014 में सही तरीके से उंगली की, आप देखें ना क्या क्या बोलना पड़ता है और कैसे कैसे नए बिंब और भाव बदल जाते हैं चीजों के, कि उंगली करना अगर 2019 में मजबूत उंगली की, 2024 में एक बार फिर मुझे लग रहा है 2-4 उंगली या मुट्ठा क्या मुट्ठी बांधे बना बैठा हुआ है। तो शायद इसी को आप सकारात्मक रूप में ये कह रहे थे कि ये सनातनियों के लिए एक आशीर्वाद है या ईश्वरीय कृपा है कि वो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ इंडी अलायंस को कितना और भारी पड़ता है, और अब कही जा रही है कि ना जो बैठक है वो भी अब भोपाल में नहीं होगी। तो कुल मिला के कमलनाथ जी की जजमानी को त्याग दिया है इंडी अलायंस ने, अब वो भी नागपुर में होगी। नागपुर में पहले रैली की भी बात की जा रही है, लेकिन निकलते ही दुल्हन को ठेस लग गई और दांत आगे के 2 टूटते-टूटते बचे, घुटना छिल गया है। तो इसी टेक के साथ अब इंडिया अलायंस की अगली किसी रैली का इंतजार होगा और तब देखने को मिलेगा कि 2024 में मोदी के सामने किस तरह की तैयारी है विपक्ष की, विशेष तौर पर कांग्रेस की। व्यालोक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने के बाद रुकने का मन नहीं करता, लेकिन दर्शकों रुकना तो पड़ेगा। और आज एक और चलते-चलते बात कहूँगा आपसे, व्यालोक जी से किस विषयों पर आप हमसे चर्चा देखना चाहते हैं प्रारूप पर, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रारूप को इसी तरह स्नेह देते रहिए। आज के लिए व्यालोक जी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए आप सभी को नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम।